हमने मरियम नवाज साहबा के साथ बहुत ट्रेवल किया है। मियां मोहम्मद नवाज साहब के बाद क्राउड पुलर लीडर जिसे कहा जाता है कि वो मरियम नवाज साहबा हैं। तो क्या पंजाब में वजारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज साहबा होंगी? देखिए, ये मैं तो बिल्कुल स्पेकुलेट ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत लीडर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैसला जो है ये भी मियां नवाज शरीफ ही करेंगे और वो जो भी बेहतरी होगी। लेकिन ये अगेन मैं ख्वाहिश बता दूं जो वर्कर्स की है, और वही अगेन जो पेशावर से लेके कराची तक हर वर्कर की ख्वाहिश है। तो ये वही है जब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा उनको मिला था, चीफ ऑर्गेनाइजर, तो बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई थी कि जी वो तो उनकी बेटी है, उनको बना दिया था। उस वक्त भी मैंने ये स्टांस लिया था कि आप जाके खुद सर्वे कर लेना, जो भी नाकदीन है जाके पूछ लें कि क्या वो मरियम नवाज को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो उनको ये तो नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन उनको होगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की इस वजह से नहीं कि वो उनकी बेटी है, सिर्फ इस वजह से कि उनकी अहलियत, जो जद्दोजहद उन्होंने की और जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है कि एक निहत्थी लड़की कैसे बाहर निकल के एक फैसिस्ट हुकूमत का उसने सामना किया और सक्सेसफुल सामना किया। कि आज जहां इमरान खान है और जहां पीटीआई है, और आप खुद सोचे ना, काया पलट थी, तो उसका जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाले महीनों में पता चलेगा। अच्छा सर, ये तो चलो आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से ये मतलब कि जो जवाब दिया है कि वर्कर, सर वर्कर की तो ख्वाहिश है। मोहम्मद जुबैर साहब की ख्वाहिश क्या हो सकती है इस मामले में, लाइट मूड में? नहीं नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि पॉइंट ये ना कि देखिए, जो समझ बूझ, सियासी समझ बूझ मियां नवाज शरीफ की है, वो सिर्फ उनकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ खुद हर फैसला करते हैं। वो सीनियर लीडरशिप से मशवरा करते हैं, उनकी राय लेते हैं और बहुत दफा उनकी राय एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक तमाम पहलुओं से देखा जाएगा ना, कोई इतना आसान तो नहीं है। आपको पता है हमजा शहबाज जब चीफ मिनिस्टर बने थे लास्ट ईयर, तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि जी बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और बेटा चीफ मिनिस्टर। अब मसला ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग इसको किस तरह से लेते हैं, हालांकि लेना जो चाहिए वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर लेना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ। जॉर्ज बुश जूनियर जो था, he was not the most intelligent person in United States, लेकिन वो जॉर्ज बुश सीनियर के बेटे थे, तो वो उनको एक जाहिर फायदा मिला। इसी तरह से हिलरी क्लिंटन जो थी, वो बिल क्लिंटन की बीवी थी, इस वजह से उनको वो फायदा मिला। कैनेडीज, आपको पता है कि उनकी तारीख है कि कितने कैनेडीज आए और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस उन्होंने हासिल की। तो एक एक फायदा वो जरूर होता है, लेकिन आपको प्रूव भी तो करना पड़ता है। जब मरियम नवाज निकलती हैं और जाती हैं किसी जलसे में, तो वो लोग जो आते हैं वो मरियम नवाज को देखने के लिए आते हैं, और वो जिस पैशन से आते हैं वो तो मेरा ख्याल है आपने भी शायद थोड़ा बहुत देखा होगा। जब वो पीटीआई की हुकूमत में वो निकलती थी और जिस तरह से उनका रिसेप्शन होता था, तो वो तो एक जुनून था, और वो जुनून अब भी है। तो ये इस वजह से नहीं कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी, उन्होंने खुद अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। मियां नवाज शरीफ तो यहाँ थे नहीं, तो कौन था जो इमरान खान का पब्लिक में जाके मुकाबला कर रहा था? मरियम नवाज थी। तो उस हवाले से तो मेरा ख्याल है शी डिजर्व्स। लेकिन मैं उसमें अपनी राय उस तरह से नहीं दूंगा, मेरी क्या ख्वाहिश है वो तो एक अलग बात है। बट लेट मियां नवाज शरीफ कंसल्ट हिज सीनियर लीडरशिप एंड देन डिसाइड। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान या लंदन दोबारा वापस चले जाएंगे सर? अभी थोड़े दिन रुक जाए, पता चल जाएगा सर। थोड़े दिन रुक जाए, पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है जिसमें अस्करी क्यादत भी है, इस काउंसिल का मकसद क्या है और आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के पास तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, इसका फायदा क्या होगा? आने वाली हुकूमत अमल दरामद करती है कि नहीं करती है, तो बात की बात है ना सर। कई फैसले ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं इस हवाले से कि जी हमारी हुकूमत तो अगस्त के मिडल में चली जाएगी, जी। तो हम ये इतना बड़ा सेटअप क्यों कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर वालों को? बिकॉज ये तो ये किसमें जो नंबर वन प्रायोरिटी है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं या ममालिक हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि ये 1.5 महीने के बाद जा रहे, 2 महीने के बाद सेटअप कर।
बट उसकी एक जो वो एक पॉइंट था, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा पॉइंट ये था कि हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज भी देना है, और वो मैसेज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मीशत की सिचुएशन है, उसमें हम वो फैसले भी करने के लिए तैयार हैं जिसके दूरस्थ नतीजा निकलेगा, उसके बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं आना है इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी आ सकती है और वो शायद ना एग्री करे इसको कंटिन्यू करने में, लेकिन उस पर भी ये दबाव होगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों खत्म कर दिए एक इस किस्म की काउंसिल जिसका बुनियादी मकसद जो है एक वन विंडो ऑपरेशन है। अपने तजर्बे से बता दूं, देखें पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आता है ना, बड़े इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं वो रुल जाता है, वो कभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जाता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाना होता है, पड़ता है, फाइनेंस में, प्लानिंग में, और पता नहीं कहाँ का इदारों के पास जाना पड़ता है क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल को हेड कर रहे हैं और उसमें तमाम वो नुमाइंदे मौजूद हैं जिन्होंने फैसला करना है, तो अगर एक मीटिंग में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे हैं और फैसला कर देते हैं, तो बजाय कि 6 महीने या 9 महीने तक रुलता रहे फॉरेन इन्वेस्टर और वो तंग आके वापस चला जाए, क्योंकि उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है, उसके पास तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होता है, चाहे वो कंट्री है, चाहे वो कंपनी है या इंडिविजुअल है, उसके पास वो सरमाया लेके वो इंडिया भी जा सकता है, वो बांग्लादेश भी जा सकता है, श्रीलंका भी जा सकता है। उसने तो वो अगर इस रीजन में इन्वेस्ट करना है तो उसको तो बेस्ट पॉसिबल, एक तो आपने सर्विस देनी है, बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स देने कि जी आप आए और आपका जो सरमाया यहाँ सेफ है, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है। बिल्कुल ठीक, इससे फायदा हो सकता है। सर अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं सर? अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, जाहिर है जो आइन के हिसाब से, अगर तो आईनी मुद्दत ही असेंबली पूरी करती है तो, और फिर उसके बाद खत्म होती है तो फिर 60 दिन है, विच मीन्स अक्टूबर में। और अगर हुकूमत के पास ये एक है आइन में इजाजत कि वो चंद दिन पहले या हफ्ता 2 हफ्ते पहले अगर डिसॉल्व करती है तो फिर 90 दिन है, तो वो फिर नवंबर में चला जाएगा। तो इलेक्शंस तो इंशाल्लाह होने, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इलेक्शंस बहुत जरूरी है पाकिस्तानी कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सख्त मुश्किल फैसले करते हैं और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में आपने दिखानी है, या आपने अपने रिफॉर्म्स इनिशिएट करने हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में है या हेल्थ में है या स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के हवाले से है, या और जो सीरियस एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, वो लॉन्ग टर्म पीरियड उसके लिए चाहिए होता है। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोalition गवर्नमेंट बन के आएगी उसके पास 5 साल का पीरियड होगा। ये इस वक्त जाहिर है सब पर प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, देखिए हमने वो सख्त फैसले करने हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर दोबारा इसी तरह आगे ना फंसे कि जैसे पहले होता रहा है कि जी हर हुकूमत आती है उसको IMF के पास जाना पड़ता है। तो ये अगर हम IMF का प्रोग्राम लेंगे, जो भी हुकूमत आती है, और वो लेना भी पड़ेगा जो इस वक्त जो सिचुएशन है, तो मेरा ख्याल है कि वो लास्ट IMF प्रोग्राम होगा। और उसकी वजह ये है कि जब तक आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं इंश्योर करेंगे थ्रू मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, तो फिर यही हम फिर वहीं आके अटक जाते हैं जहां से हम शुरू करते हैं। हर 5 साल के बाद एक दूसरी हुकूमत आती है, 4 साल के बाद मुश्किलात का, उसके सबसे ज्यादा तो जाहिर सी बात है अवाम भुगतते हैं, तो वो अवाम भी एक्सपेक्ट करते हैं और बड़े डिमांड करेंगे, सर पर खड़े होकर डिमांड करेंगे कि भाई आप हमें ये बताएं कि आप क्या करने आ रहे हैं, क्या पहले की तरह सब कुछ वो होगा कि जी इमरान खान आके सुहाने ख्वाब दिखा के और फिर चले गए और लोग बेचारे परेशान पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हमें क्या मिला, गुर्बत भी बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई और सब तमाम चीजें। सो पाकिस्तान हैज टू डू मीनिंगफुल रिफॉर्म्स। अब ये डिमांड की है और उनकी भी डिमांड है जिनके साथ हम जैसे IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये दूसरे इदारे, वो भी, और हमारे अपने दोस्त ममालिक, वो भी ये डिमांड करते हैं कि जी आप अपना सिस्टम ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। एंड वो जेन्युइन डिमांड है, वो सही डिमांड है बिल्कुल उनकी, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक हैं या मल्टीलैटरल एजेंसी हैं, कोई भी है। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट यस फॉर वंस वी आर नॉट दैट सीरियस, जो हो गया वो पीछे, अब हमें आगे जाना है और वो करना है जो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। सर
आप तो बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं, अजीज भी, करीबी भी, रिश्तेदार भी। या पीटीआई तो सर रेत की दीवार साबित हुई है, नू लीग ने बड़ी मुश्किलात सही है, यहाँ पे तो एक एक दो दिन निकालने मुश्किल हो रहे हैं, जेलों में भागम दौड़। इस पर क्या फरमाएंगे सर आप? अच्छा, बहुत तो ऐसे हैं जिसका शायद मुझे और आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ हमें इतलात आती है कि जो एक दिन जेल जाए बगैर भी बिल्कुल फिसल गए हैं। तो ये तो वो समझते हैं कि जेल जाना पड़ जाएगा, उससे पहले ही फैसला कर लो। तो आई मीन ट्रेजिडी है, मैं तो कहता हूँ उस हिसाब से नहीं कि जाहिर है पीटीआई के साथ ये हो रहा है, बट लेकिन आइडियोलॉजी कोई नहीं थी। आइडियोलॉजी क्या थी? आइडियोलॉजी ये थी कि जी आप की नफरत है, शदीद किस्म की नफरत है जरदारी और शरीफ के साथ, ये थी आइडियोलॉजी। और फिर पिछले एक साल में फौज के खिलाफ हो गई, तो वो और उसमें फिर वो इस्लामिक टच शामिल कर दिया, तो शदीद नफरत। हम क्यों खड़े रहे थे? हमने मैंने 99 का तो मुझे मैंने पर्सनल तजर्बा नहीं है, बट आपको 99 में कितना जुल्म और ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती पिछले अखबार में होती रही, या उससे पहले भुट्टो साहब को हैंग कर दिया। तो ये जो 3.5 साल, 4 साल मैंने देखा और आप सबने देखा कि हमारे लीडर्स को केसेस बने, जेलों में गए। और ये मैं बार बार एक जोर देता हूँ, ये सिर्फ वो नहीं थे जो जेलों में गए थे, जिस तरह से थ्रेट्स और इंटिमिडेशन की जाती थी, जिस तरह से अननोन कॉल्स आती थी, जिस तरह से ड्रायर धमकाया जाता था, जिस तरह से फैमिलीज को धमकाया, ये मैं आपने बिल्कुल आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ जी। जिस किस की हरकत करते थे। लेकिन हम क्यों खड़े हुए थे? हमारा, मैं ये जो कह रहा था कि मरियम नवाज के साथ जब मैंने पाकिस्तान के कोने कोने में जब गया, वर्कर से मिलते थे, और इस 3.5 साल के दौरान आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के शहर हो, जैसे लोगों को जो जज्बा था, वो कोई मायूस नहीं थे कि हम हुकूमत में नहीं है या हमारा होगा क्या, हम कब हुकूमत में आएंगे। दे वर ऑल बिकॉज उस आइडियोलॉजी पर खड़े थे, उनको दे वर कन्विंस्ड कि यही सही तरीका है चैलेंज करने का। और हम तब पानी थे, चाहे वो लीडर रहा हो, चाहे वो वर्ग हो, जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, लाभ नहीं सहेंगे, बात वो अच्छा नहीं है। अगर आपके आइडियोलॉजी आप कि अपनी बीवी को छोड़ के एक उस में तो फिर और कौन आगे फेस किया? मुश्किल थिंकिंग आफ्टर मामला का जो केस था, तो एक्सीडेंट है। मतलब आप सोचिए किस हालत में था, और वो जब जेल से आते पेशी के लिए तो मरियम जेल से आती थी तो बिकॉज दे वर लीडर्स, दे नो कि चीजें हमें लोग देख रहे हैं, हमने इस वक्त बेस्ट वो चेहरा दिखाना है, हिम्मत शो करनी है, करेज शो करनी है। ये थोड़ा डरे हुए लग रही हैं और जनाब जेल से निकलते हैं तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये कौन सा तरीका है? तो वो अब जाहिर है वो स्टोरीज तो बनाते हैं पीटीआई वाले, बट उनको खुद भी ये समझ। और दूसरी चीज, दूसरी वजह ये May 9th जो था, वो जो दूसरी वजह है कि ये ढेर की तरह गिर के, May 9th बहुत बड़ा इवेंट था। जब रियलाइजेशन उनको होती है कि ये जिस तरह से एक आध लीडर ने उनके इंटरव्यू में ये कहा है कि जो हमने टकराव की सियासत शुरू की थी पिछले 1 साल तक, तो उसका तो नतीजा निकलना था May 9th था। मैं बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ प्लानिंग की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो एक चिंगारी लगनी थी, एक होना था। और उसके बाद उनको क्या पूरे पाकिस्तान में बताया गया था हर वर्कर को कि आपने किसी को पीएफ बेस में जाना है, या किसी को फौज की इंस्टॉलेशन में जाना है, या जीएचक्यू या कोर कमांडर। उनका जो एंगर, गुस्सा आपने खुद देखा है वहां खड़े हुए औरतों का, वो क्या था उनका, वो दिल उनका वो उसने भड़काया हुआ था। इमरान खान ने इतनी नफरत क्रिएट की हुई थी कि इट वाज नेचर। जो अब वो जो संजीदा किस्म के लीडर्स हैं वो रियलाइज कर रहे थे ये जाहिर सी बात है, इसका तो नतीजा ये निकलना था। तो वो कोई आइडियोलॉजी तो नहीं थी, आपने जबरदस्ती एक कहानी बनाई, पहले एक कंस्पिरेसी कर दी अमेरिका ने, फिर फौज को उसमें शामिल कर दिया, फिर भाई जनरल बाजवा के साथ आप 5.5 साल तक बिल्कुल ठीक थे, आखिरी के 6-8 महीने आप इतने नाराज हुए कि आपने उनको जानवर कहना शुरू कर दिया, क्या कुछ नहीं कहा। और फिर नए आर्मी चीफ ने क्या किया था, नए आर्मी चीफ आ गए, फिर उनके पीछे पड़ गए। मतलब ये है कि वो उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता ना। मैं एक चीज और कह दूं कि बहुत से लोग हमारे भी ये कहते हैं कि जी हमारे लिए May 9th इज 9/11।
मैं कहता हूँ 9/11 कुछ भी नहीं था, क्योंकि 9/11 के दिन अमेरिका को बाहर से अटैक किया था। वो जितने हाईजैकर्स थे, प्लानर्स थे, वो अमेरिकन नहीं थे, इधर तो हमारे अपने थे। तो इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस इवन मोर है। हम कोई फॉरेनर्स आके नहीं अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, कोई इंडियंस नहीं आगे थे या कोई और नहीं आगे था, यहाँ तो हमारे अपने लोग अटैक कर रहे थे। उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अगर किसी को रिमोर्स नहीं होता, ये शर्मिंदगी नहीं होती, तो वो तो एक अननेचुरल चीज है कि ये आप इतना कुछ कर गए। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि May 9 तो होना था। आपने जिस तरह से नफरतें क्रिएट की हुई थी, आपकी सियासत का तो जो सेंट्रल फोकल पॉइंट था, उसमें कोई मईशत को ठीक करना नहीं था, कोई फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना, ये सरदारी था शरीर और फिर फौज को शामिल कर दिया। तो फिर एंड रिजल्ट तो यही होना था। जब आपने जलसों में पिछले 1 साल ये कहना शुरू कर दिया, जो मैं कहता हूँ ना इस्लामिक टच, कि जी एक तरफ हुसैन की फौजें हैं और दूसरी तरफ यजीद की फौजें, और जाहिर है अपने आप को हुसैन फौजों का हिस्सा बना दिया। भाई आप ये नफरत, इतनी शदीद नफरत कि हम एनिमीज हैं, हमको पॉलिटिकल राइवल्स नहीं ट्रीट हो रहे थे। तो आम जब आप अपने फॉलोअर को ऐसे करेंगे तो फिर एंड रिजल्ट ये होगा। और जिसको मौका मिल रहा है लीडर को सोचने का, समझने का कि हम कौन सी सियासत में। और दूसरी बात है परवेज, आप ये देखो कि ये कोई आज की बात नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो आपकी इस किस्म की टकराव की सियासत है, जब भी ऑपोजिशन में होते थे वो ये करे। 2014 में ऑपोजिशन में क्या किया था? बिल्कुल ठीक। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर फिर उसके बाद आपने वो दोबारा पनामा का जब केस आया तो उस पर आपने फिर लॉन्ग मार्चेस शुरू कर दी। आप पता नहीं याद होगा, पेशावर से आ रहे थे, जब जस्टिस खोसा साहब ने फोन करके कहा कि आप क्यों लॉकडाउन करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, आप हमारे पास आए। पता आज तक ऐसे कभी कोई कहता जज का क्या ताल्लुक है।